Hello friends, myself Rahul Verma, IAS officer 2016 बैच। वेलकम टू टारगेट IAS। इस मॉड्यूल में आप लोगों को बताऊंगा कि आप इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन 2019 में आप लोगों को मैंने स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी प्रैक्टिस, प्रोडक्शन एंड कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस एंड सर्विसेज, ये आपको एक सब्जेक्ट पढ़ाया था मैंने लास्ट ईयर आपके। और इसमें मैंने कहा था आपकी सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको, लेकिन इस साल आपके इस सब्जेक्ट से रिलेटेड इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन 2019 में आप लोग लगभग 10 क्वेश्चन पूछे गए, जिसमें से 5 क्वेश्चन तो डायरेक्ट मेरे नोट से थे और लगभग 2 या 3 क्वेश्चन रिलेट कर रहे थे, और बकाया के 2 क्वेश्चन बिल्कुल आउट ऑफ ये आपके नोट्स थे बिल्कुल, और इससे कोई भी क्वेश्चन नहीं मिले इस तरीके से। तो लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आप बोल सकते हैं कि जो मेरे नोट से मिले, और इस बार मैं काफ़ी इंप्रूव करूँगा इन नोट्स को और आपको प्रोवाइड करा दूँगा। मैं इस तरीके से इंप्रूव करूँगा कि एटलीस्ट इस साल तो आपके कम से कम क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से, जो मैंने आपसे बोला था कि अप्रॉक्सीमेट आपके 70% क्वेश्चन आपको मिलने चाहिए मेरे नोट से, जो नहीं मिले इस साल। आपके 53 क्वेश्चन मिले थे इस साल नोट से, और मैं चाहूँगा इस बार कि आपको लगभग 60 to 70 क्वेश्चन आपको मेरे नोट से मिले। तो इसलिए मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ इसमें, और आपको ये सारे क्वेश्चन नोट्स अपडेट होकर मिल जाएंगे आपको। तो देखते हैं इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क फ्रॉम माय नोट्स। ये मैंने आपको बता दिया, लगभग 5 क्वेश्चन मिले हैं मेरे नोट से, जो मैं अभी आपको क्लियर करके बता दूंगा, और इनका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा रहा हूँ इस मॉड्यूल के थ्रू। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या था। नोट्स ये थे आपके 2019 के, और इनको भी देखेंगे हम लोग, एनालिसिस करेंगे इनका नोट्स का। तो पहला क्वेश्चन क्या था, द प्रिवेंशन कॉस्ट इंक्रीज विद द इंट्रोडक्शन ऑफ अ क्वालिटी सिस्टम एंड मे बी अ सिग्निफिकेंट प्रोडक्शन ऑफ अ टोटल क्वालिटी कॉस्ट। सेकेंड क्या दिया ना, क्रॉस एसोसिएटेड विद द एजुकेशन एंड ट्रेनिंग आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्रिवेंशन कॉस्ट। पहला वाला स्टेटमेंट देखिए, इसमें बिल्कुल क्लियरली बोल रहा है आपको कि प्रिवेंशन कॉस्ट इंक्रीजेस विद द इंट्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी सिस्टम, अगर आप क्वालिटी सिस्टम को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं किसी भी सिस्टम में, एंड मे बी सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल क्वालिटी कॉस्ट। मतलब आपकी अगर आप प्रिवेंशन कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी अगर आप एक क्वालिटी सिस्टम को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, और सिग्निफिकेंटली आपकी टोटल कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगी आप इस तरीके से। चलिए देखते हैं, ये आपका ये क्वेश्चन मिला था मेरे नोट से, और मैंने बहुत अच्छी तरीके से क्लियर भी किया था आप लोगों को प्रिवेंशन कॉस्ट के बारे में। प्रिवेंशन कॉस्ट के बारे में मैंने बताया था आप लोगों को कि कॉस्ट इंक्लूडेड, मैंने बताया था आपकी कॉस्ट इंक्लूडेड फॉर, ये आपकी टोटल कॉस्ट में इंक्लूड रहती है कि यहाँ पे लिखिए कॉस्ट ऑफ द क्वालिटी हम निकाल रहे होते हैं, तो आपके 2 टाइप में मैंने यहाँ पे डिवाइड किया था, कॉस्ट ऑफ द कन्फर्मेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ द नॉन कन्फर्मेशन ऑफ फेल्यूर कॉस्ट। यहाँ पे मैंने कन्फर्मेशन के लिए लिया था प्रिवेंशन कॉस्ट। प्रिवेंशन कॉस्ट मेक टू प्रिवेंट द फेल्यूर, मीन्स आप प्रिवेंशन कॉस्ट जितनी इंक्रीज करते जाएंगे आपकी फेल्यूर कॉस्ट उतनी डिक्रीज होती चली जाएगी। तो ये सिंपली आपके टोटल कॉस्ट को तो बढ़ा ही देगी अगर आप प्रिवेंट कर रहे हैं, किसी चीज़ को बचा रहे हैं। तो प्रिवेंशन कॉस्ट इंक्लूड द कॉस्ट एसोसिएटेड विद द प्लानिंग, एजुकेशन और ट्रेनिंग। इन सभी चीज़ों के लिए आपकी प्रिवेंशन कॉस्ट खर्च की जाती है किसी सिस्टम की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। और कॉस्ट ऑफ द क्वालिटी क्या है, कॉस्ट ऑफ द क्वालिटी में मीन्स आपके प्रिवेंशन कॉस्ट, अप्रेजल कॉस्ट, इंटरनल फेल्यूर कॉस्ट और एक्सटर्नल फेल्यूर कॉस्ट, ये आपकी सारी आ जाती है आपकी, जो मैंने यहाँ पे लिखी है, प्रिवेंशन कॉस्ट, अप्रेजल कॉस्ट, इंटरनल कॉस्ट और एक्सटर्नल कॉस्ट, इंटरनल कॉस्ट, ये सारी आ जाती है आपकी कॉस्ट ऑफ द क्वालिटी ये आपको। तो देखिए दोनों, दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, कॉस्ट एसोसिएटेड विद द एजुकेशन एंड ट्रेनिंग आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्रिवेंशन कॉस्ट। ये बिल्कुल गलत है स्टेटमेंट, क्योंकि आपके कॉस्ट एसोसिएटेड विद, क्रॉस एसोसिएटेड विद द एजुकेशन एंड ट्रेनिंग आर नॉट इंक्लूडेड, ये आपकी इंक्लूडेड रहती है आपकी, जो आपकी प्रिवेंशन कॉस्ट में सारी चीज़ें इंक्लूड रहती हैं, जो आपकी ट्रेनिंग, एजुकेशन, प्लानिंग में जो भी खर्च हो रहा है वो आपके प्रिवेंशन कॉस्ट में इंक्लूड रहती है। तो चाहते क्या है कि प्रिवेंशन कॉस्ट में ये सारी चीज़ें इंक्लूड तो रहती हैं, और इसके अलावा हम चाहते हैं कि फेल्यूर कम हो। फेल्यूर कम करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, हमारा जो एम्प्लॉय है, ट्रेनर है, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग या एजुकेशन, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करा जाती हैं प्रिवेंशन कॉस्ट के थ्रू। ठीक है, तो ये सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है और फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है आपके। द प्रिवेंशन कॉस्ट इंक्रीज विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द क्वालिटी सिस्टम। आप क्वालिटी सिस्टम को इंट्रोड्यूस कराएंगे तो आपकी प्रिवेंशन कॉस्ट ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाएगी, एंड मे बी सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल क्वालिटी कॉस्ट, और ये टोटल क्वालिटी कॉस्ट भी आपकी इंक्रीज कर जाएगी जब आप प्रिवेंशन कॉस्ट को इंट्रोड्यूस कराएंगे। प्रिवेंशन कॉस्ट है आपकी, टोटल कॉस्ट ऑफ द क्वालिटी इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि डायरेक्टली रिलेटेड है आपकी, ये इसका पार्ट है कॉस्ट ऑफ द क्वालिटी का। ये मॉड्यूल जब मैंने आपको पढ़ा था तो बहुत अच्छी तरीके से मैंने क्लियर कर दिया था सारी कॉस्ट के रिलेटेड। ठीक है, तो ये मैं बोल सकता हूँ कि क्वेश्चन मेरे नोट से था। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस आर द करेक्ट रिगार्डिंग टोटल क्वालिटी। टोटल क्वालिटी के रिगार्डिंग देखना है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट।
टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था तो बहुत अच्छी तरीके से मैंने क्लियर किया था इसमें रिलेटेड चीज़ें। देखिए मैंने आप लोगों को क्या बताया था, टोटल का मतलब बताया था इन्वॉल्वमेंट ऑफ द इनपुट ऑफ एवरीवन, मतलब टॉप बॉटम लेवल से लेकर टॉप लेवल तक के जो भी आपके एम्प्लॉय हैं उन सभी का इन्वॉल्वमेंट रहता है। ये आपका टोटल का मीन्स है। क्वालिटी फुल्ली मीटिंग कस्टमर नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑल द टाइम, आपको सारी रिक्वायरमेंट कस्टमर के अकॉर्डिंग आपको क्वालिटी को इम्प्रूव करना होगा। मैनेजमेंट दे विल बी एक्ट ऑपरेट और कंट्रोल एंड हैंडल इट, दैट इज मीन्स मैनेजमेंट। टीक्यू इज अ कल्चर नॉट अ प्रोग्राम, ये आपका कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी एंड सर्विस, कंटिन्यूसली इंप्रूवमेंट कर रहे हैं और बेस्ड ऑन द कस्टमर सेटिस्फैक्शन। ये मैंने बताया था आप लोग। इसके अलावा भी मैंने स्मॉल क्यू बिग क्यू के बारे में क्लियर करके बहुत सारी चीज़ें बताई। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन क्या आता है आपका, जैसे द फॉलोइंग अप्रोचेस आर करेक्ट रिगार्डिंग टोटल क्वालिटी। अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूवमेंट बिल्कुल सही ऑप्शन है आपका। ये अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूवमेंट मैंने आपको पहले ही बता दिया था। इट इज़ यूज टू अचीव कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट ऑफ द क्वालिटी एंड सर्विसेज, या क्वालिटी सर्विस में कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के लिए टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कंसेप्ट है आपका, ये सिंपल सा एक। और एडॉप्शन रिक्वायर्ड लिटिल चेंजेस, ये आपका ये बिल्कुल उस डेफिनेशन में फिट नहीं बैठ रहा कि एडॉप्शन रिक्वायर्ड लिटिल चेंजेस, ये आपके कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के लिए है। और कंप्लीट चेंज ऑफ अ कंपनी कल्चर, ये एंड मैनेजमेंट, ये पूरी तरीके से चेंज कर देता है इसके कंपनी के कल्चर को और उसके मैनेजमेंट को। तो ये ऑप्शन इसके लिए मतलब बेस्ट फिट नहीं वो है नहीं है इसके लिए। एडॉप्शन रिक्वायर्ड लिटिल चेंजेस रिएक्ट टू कम्पिटिटिव थ्रेड्स, और ये कम्पिटिटिव थ्रेड्स को भी वेरीफाई करता है अपना। किस तरीके से देखते हैं अभी, जब हम लोग बात करते हैं कस्टमर नीड की और हम सारे आपके जो भी आपकी पॉलिसी है वो कस्टमर बेस्ड रहती है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन पर रहती है, तो इससे क्या होता है आपके प्रॉफिटेबल सर्वाइवल की एक पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। और वहाँ पे लेके आप इस तरीके से रिएक्ट करते हैं कि कम्पिटिटिव थ्रेड्स आपके ना आए और रिएक्ट टू द कम्पिटिटिव थ्रेड्स, इसको आप ओवरकम कर पाते हैं और आप एक कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करके एक हेल्प कर पाते हैं कि आपके प्रॉफिटेबल सर्वाइवल में आके ये कम्पिटिटिव थ्रेड्स को कम कर पाएँ। तो ये ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल फीजिबल है, सही है। लेकिन ये एडॉप्शन रिक्वायर्ड लिटिल चेंजेस, ये बिल्कुल गलत है। ये तो बिल्कुल पूरा सही है, बिल्कुल ये लगभग 95 to 100% तक आप बोल सकते हैं सही है। ये गलत है ऑप्शन। और इसमें देखिए दो ऑप्शन आपको टिक करने हैं, तो मैं फर्स्ट और थर्ड को बिल्कुल चूज करूँगा, तो ऑप्शन इसका आंसर बी सही रहेगा इसके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बेस्ट टूल टू इंश्योर दैट देयर इज नाइदर पुलिंग अप ऑफ द स्टॉक, आपको पुलिंग अप नहीं करना है स्टॉक को, और नॉर स्टोरेज ऑफ द मटेरियल इन अ प्रोजेक्ट, आपको स्टोर करके भी नहीं रखना है, टू रन इट इकोनॉमिकली, और इसको बिल्कुल इकोनॉमिकली रन आउट कराना है आपको। तो इसके लिए मैंने आपको पढ़ाया था इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी, जो मैंने आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर किया था, और आपकी इसमें स्टैंड क्वालिटी एंड प्रोजेक्ट में भी आपको पढ़ाया था प्रोडक्शन में। तो यह मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर किया था इन सारे कंसेप्ट को, जो आपको पता होगा। यहाँ पे मैंने सभी के बारे में आपको इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी में ये सारी चीज़ों के बारे में बात करते थे कि आपको कोई स्टोरेज एक्स्ट्रा स्टोरेज करके नहीं रखना है और आपको कुछ रन आउट भी ना हो जाए। इसके मॉडल्स डिफरेंट मॉडल्स थे। प्रोडक्शन मॉडल को भी बताया था मैंने आपके यहाँ पे, ये आपका प्रोडक्शन मॉडल है। इसी तरीके से मैंने स्टोरेज मॉडल के बारे में बताया था कि रीऑर्डर तक ले जाने के लिए, और ये सारी बातें की थी मैंने इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी में। तो ये क्वेश्चन मेरे नोट से डायरेक्ट था, बहुत इजी क्वेश्चन था, डेफिनेशन ही पूछ ली थी लोगों ने इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी की। एबीसी एनालिसिस इसलिए नहीं है क्योंकि एबीसी एनालिसिस में सिंपली हम यूज बेसिस पे बात करते हैं कि कैटेगराइज करते हैं अपनी इन्वेंट्री को कि फर्स्ट सेकंड थर्ड कैटेगरी में किस तरीके से रखना है, ए बी और सी में उनके यूज बेसिस के अकॉर्डिंग हमने किस कैटेगरी में रखना है। ये मैंने आपको पढ़ाया है एक्स्ट्रा टॉपिक्स में, ये स्टैंडर्ड क्वालिटी मैनेजमेंट में। नेक्स्ट है इन्वेंट्री कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, ये कंट्रोल मैनेजमेंट में नहीं है, स्टोरेज की बात नहीं करते हैं कंट्रोल मैनेजमेंट में। गेट चार्ट और आपका ये गैंट चार्ट, ये प्रोजेक्ट मैनेजर में पढ़ाया था मैंने आप लोगों को, और इट इज़ अ टाइप ऑफ बार चार्ट विच इज़ यूज टू प्रोडक्शन शेड्यूलिंग, आपके प्रोजेक्ट बोल सकते हैं, आपकी प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग में यूज़ करते हैं इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंस्ट्रेंट टू यूज ऑफ अ TQ इन कंस्ट्रक्शन प्रोसेस। ये कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में जो इसके कंस्टेंट आते हैं उससे रिलेटेड मैंने आप लोगों को बताया था काफ़ी अच्छी तरीके से, लेकिन उसे प्रॉपर्ली लिखा नहीं था मैंने, उसको देखते हैं अभी। ये क्वालिटी एंड इन्वेंट्री बात ये आया था, मैंने आपको पढ़ा था क्वालिटी इन कंस्ट्रक्शन एंड सर्विसेज में। इसमें आपको ये सारी चीज़ें मैंने क्लियर की थी, आपको डिज़ाइन फेज से रिलेटेड मैंने बहुत
नोट्स आप जब पढ़ रहे होते हैं ना, तो आप बहुत सारी चीज़ें अपनी समझ नहीं पाते, जो मैं आप लोगों को बताता हूँ एक्स्ट्रा में। तो कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में इससे रिलेटेड मैंने लिखा नहीं था, तो मैं नहीं कहूँगा ये नोट से या मेरे नोट से था। लेकिन अगर आपने ये वाला पेज पढ़ा होगा, ये पहला मॉड्यूल पढ़ा होगा आपने, और इसके ऑब्जेक्टिव को आपने क्लियरली पढ़ा होगा, तो ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छी तरीके से कर पाए होंगे। ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट इन कंस्ट्रक्शन और एम्स को ये आपने क्लियरली पढ़ा होगा, तो आप ये क्वेश्चन ऑब्वियसली कर पाए होंगे। देखिए इस क्वेश्चन में बोल क्या रहा है वो, which of the following are the constraints to the use of TQM in the construction process। कंस्ट्रेंट बताइए जो आप TQM अगर जैसे यूज़ कर रहे हैं अगर आप कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में। ट्रांजिएंट लेबर फोर्सेस, ये बिल्कुल सही है। कंस्ट्रेंट्स की जब हम बात करते हैं तो ट्रांजिएंट लेबर फोर्सेस का कंस्ट्रेंट मैंने आपको यहाँ पे ही बताया था। देखिए ये आपके 9 फैक्टर अफेक्टिंग क्वालिटी ऑफ द कंस्ट्रक्शन, ये क्वालिटी को अफेक्ट कर रहा है, मतलब इसकी कंस्ट्रक्शन, मतलब इसके कंस्ट्रेंट हो सकते हैं आपके। तो देखिए यहाँ पे मैंने लेबर्स एंड लिमिटेशन ऑफ लेबर्स एंड बेसिस के बारे में मैंने एक पॉइंट लिखाया था, तो ये आपके कंस्ट्रेंट में इंक्लूड होता है आपके। द कंस्ट्रक्शन प्रोसेस इज ए रिलेटिवली शॉर्ट इन ड्यूरेशन, कंस्ट्रक्शन प्रोसेस कभी रिलेटिवली शॉर्ट इन ड्यूरेशन में नहीं रहता है, ये बिल्कुल गलत है आंसर आपका। ये कंस्ट्रक्शन में काफ़ी टाइम लगता है और ये बहुत लेंदी प्रोसेस रहता है आपके कंस्ट्रक्शन में, और ये मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था आप लोगों को। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे हायरार्चिकल एंड वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इसमें कोई भी हायरार्चिकल और वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम नहीं होता है, इसमें कहीं नहीं लिखा मैंने TQM में इस तरीके से वो कंस्ट्रेंट हो सके इसका। फोर्थ क्या है आपका, फोर्थ है द कंस्ट्रक्शन प्रोसेस हैज़ नॉट फोकस्ड ऑन द डिटेल नीड ऑफ द कस्टमर। बिल्कुल सही आपसे है कि आपके डिटेल नीड ऑफ द कस्टमर बिल्कुल फोकस नहीं करता है। कंस्ट्रक्शन प्रोसेस हैज़ नॉट फोकस्ड ऑन द डिटेल नीड ऑफ द कस्टमर, और ये सिर्फ बिल्डिंग प्लान और कंस्ट्रक्शन डिटेल पे फोकस करता है, ना कि आपके डिटेल नीड ऑफ द कस्टमर्स पे फोकस करता है आपका। तो ये आपके सारे थे जो मैंने आपको बताया। ये रिलेटिव क्वेश्चन था, एग्जैक्टली नहीं आया था मेरे नोट से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द सोर्सेज ऑफ द वेरिएशन इन द क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस इन द कंस्ट्रक्शन। सोर्सेज ऑफ द वेरिएशन इन द क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस, देखिए ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट था। जैसे पहला है मटेरियल, ऑपरेशन, इंस्पेक्शन, एक्टिविटी, ठीक है। अब इसका आंसर देखिए आप क्या हो सकता है आपका इसके लिए। पहला दिया है मटेरियल, सेकंड दिया है ऑपरेशन, और पूछ रहा है फॉलोइंग आर द सोर्सेज ऑफ द वेरिएशन इन द क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस। क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस में वेरिएशंस को देखते हैं या इसके फैक्टर अफेक्टिंग को देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले मैंने लिखा है मटेरियल एंड इक्विपमेंट, बिल्कुल सही है। इसमें साथ मिल रहा है ऑपरेशन, कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी, फाइनेंस और कम्युनिकेशन, लेबर, वेजेस, रूल्स रेगुलेशन, टाइम, वेदर, बिल्डिंग प्लान, कंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्ट, और ये आपके कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी या फिर स्लाइस में करके आप उसमें ऑपरेशंस भी लिख सकते हैं, तो ये भी आ रहा है आपका। लेकिन इंस्पेक्शन एक्टिविटी नहीं आएगा आपके। सोर्स ऑफ द वेरिएशन इन द क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस इन द कंस्ट्रक्शन, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सोर्स ऑफ द वेरिएशन है आपके इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? सिंपली हम इंस्पेक्शन एक्टिविटीज़ कब परफॉर्म करते हैं? इंस्पेक्शन एक्टिविटीज इज डन टू चेक द क्वालिटी ऑफ द कंस्ट्रक्शन प्रोसेस, और ये हम सिर्फ बाद में करते हैं। फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ द वेरिएशन इन द क्वालिटी प्रोसेस में लाने के लिए, कंट्रोल प्रोसेस में लाने के लिए ये हमारा इंस्पेक्शन एक्टिविटी हम सिर्फ बाद में परफॉर्म करते हैं, स्टार्टिंग में इसको परफॉर्म नहीं किया जाता है और आपके इसमें नहीं आता है। द सोर्स ऑफ द वेरिएशन इन द कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में भी वेरिएंट इन द इनपुट रॉ मटेरियल एंड द वेरिएबल वर्क फोर्सेस में आ सकती हैं आपकी, या फिर ऑपरेशंस में आ सकती हैं, या फिर आपके मटेरियल्स में आ सकती हैं। तो ये दोनों ऑप्शन सही है बिल्कुल, और ये बिल्कुल गलत है आपका। थर्ड ऑप्शन नहीं होना चाहिए इसमें, तो आ जाएगा आपका बी ऑप्शन, ए एंड फर्स्ट एंड सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रिलेवेंट फैक्टर रिगार्डिंग क्वालिटी इन द सर्विस सेक्टर। चलिए देखते हैं सर्विस सेक्टर। ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट मेरे नोट से था। सर्विस सेक्टर का मैंने आपको पूरा एक यहाँ पे पूरा एक पैराग्राफ अच्छे तरीके से पढ़ाया, बहुत अच्छी तरीके से बताया था कि सर्विस सेक्टर इज क्वालिटी इज सेटिस्फाइंग द प्रीवियसली डिसक्वालीफाइड आपके डिससेटिस्फाइड कस्टमर एंड मेकिंग देम लॉयल कस्टमर। ये सब सारी चीज़ें आ जाती हैं आपकी सर्विस क्वालिटी फ्रेमवर्क्स में, और फ्रेमवर्क्स के बारे में बताया था। और इससे रिलेटेड मैंने कुछ इसके स्टैंडर्ड पैरामीटर्स बताए थे कि फ्रेमवर्क्स कंटेन 6 सर्विस क्वालिटी स्टैंडर्ड। वो आपके थे गवर्नेंस ऑफ द मैनेजमेंट, सर्विस एक्सेस, रिस्पॉन्डिंग टू द इंडिविजुअल नीड्स, सेफ्टी, वेलवेयरिंग और राइट, और फीडबैक, कंप्लेंट्स एंड अप्रेजल्स, और ह्यूमन रिसोर्सेज। ये सारी चीज़ें आ जाती हैं जो आपके आउटकम्स, कस्टमर की क्वालिटी आउटकम्स के बेसिस पर रहती हैं, जो मैंने यहाँ पे भी क्वेश्चन में पूछा गया। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रिलेवेंट फैक्टर रिगार्डिंग क्वालिटी एंड सर्विस फैक्टर। तो टाइमलाइन ऑफ द सर्विस देखिए, अगर आप टाइमलाइननेस
टाइमलाइंस आपकी सर्विस में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी सर्विस क्वालिटी ही आपकी बेस्ड रहती है कि आपकी जो आप सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं वो आपकी टाइमली हो और आपके बिल्कुल सेटिस्फेक्शन आपको कस्टमर के तभी आएगा जब उसके टाइम के बेस या फिर उसके एट इंस्टेंट टाइम पे या फिर मोमेंट्स पे उसको सारी चीज़ें सर्विस प्रोवाइड हो जाए उसके अकॉर्डिंग। कस्टमर पार्टिसिपेशंस, कस्टमर के फीडबैक और उसके फीडबैक कंप्लेंट्स और अप्रेजल से रिलेटेड है आपका ये पॉइंट्स। कस्टमर पार्टिसिपेशन होता है आपकी सर्विस क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि हम कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, तो हम उसके फीडबैक, कंप्लेंट्स और अप्रेजल्स को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, जिसके अकॉर्डिंग हम सर्विस प्रोवाइड करा सकते हैं उसको। अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है आपके लिए। थर्ड आ जाता है आपका कंपनी पर्सनल मोटिवेशन एंड फोर्थ कंपनी कल्चर। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपकी सर्विस क्वालिटी फैक्टर से। अगर इस क्वेश्चन को मैं सिंप्लीफाई करके बोलूँ तो सिंपली मैं बोल सकता हूँ सर्विस शुड बी प्रोवाइडेड इन अ टाइमली मैनर, द कस्टमर शुड गिव देयर फीडबैक एंड द बेस्ड ऑन देयर customized service that can be provided. The service staff should be trained and motivated to provide the good service qualities and further service quality also depend on the organization culture। ये सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है आपकी इन सभी चीज़ों पर। तो सर्विस सेक्टर में अगर आपको इस तरीके से रिलेवेंट फैक्टर्स को देखना है का रिलेवेंट फैक्टर रिगार्डिंग क्वालिटी, तो आपको इन सभी को कंसिडर करना पड़ेगा। टाइमली आपको एक टाइमली मैनर पे सर्विस कंज्यूमर को सर्विस प्रोवाइड करानी पड़ेगी, कस्टमर पार्टिसिपेशन देखना पड़ेगा, उसके फीडबैक के अकॉर्डिंग आपको सारी चीज़ें कस्टमाइज सर्विस प्रोवाइड करानी पड़ेगी। और थर्ड आता है कि कंपनी पर्सनल मोटिवेशंस, ये आपका है कि आपके जो कंपनी में पर्सनल्स मतलब आपकी कंपनी में जो भी स्टाफ्स वगैरह हैं उनको इस तरीके से ट्रेन करना है और मोटिवेट करना है कि वो आपको गुड क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करा सके कस्टमर को। और कंपनी कल्चर से रिलेटेड है कि आपका हर एक कोई भी सर्विस क्वालिटी हो वो हमेशा डिपेंड करती है ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर, कंपनी कल्चर पे। तो ये चारों ऑप्शन बिल्कुल सही है इसमें। तो बहुत रिलेटिव कुछ थे और जनरल थे, आप थोड़ा सा पढ़ा होगा आपने से तो आप कर पाएंगे इसको। तो इसके लिए ऑप्शन में सी बिल्कुल सही मानूंगा इसके लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट मोबाइल क्रेन्स। ये मोबाइल क्रेन्स कुछ जनरल टॉपिक पे भी क्वेश्चन आए हैं जो मेरे नोट्स में बिल्कुल नहीं था, ये मेरे नोट्स में बिल्कुल नहीं था। और बस अगर आपको अगर आपने थोड़ा सा दिमाग लगा के पढ़ा हो इस क्वेश्चन को, या जनरली आपने मोबाइल क्रेन्स को देखा हो तो आप इसको आंसर कर सकते थे। मोबाइल क्रेन्स आर सोफिस्टिकेटेड मशीन्स विच आर डिजाइन टू फॉर लिफ्टिंग एफिशिएंटली। ये बिल्कुल गलत है, ये सोफिस्टिकेटेड मशीन नहीं है, रफ यूज़ के लिए बहुत अच्छी तरीके से यूज़ की जाती हैं। और मोबाइल क्रेन्स इज केबल कंट्रोल क्रेन्स है आपकी, और ये माउंटेड ऑन अ क्रोलेस या फिर आप बोल सकते हैं ट्रक्स वगैरह पे माउंटेड रहती हैं या फिर रबर टायर कैरियर्स पे भी माउंटेड रहती हैं आपकी। और दे आर डिज़ाइन फॉर द ईजिली ट्रांसपोर्टेशन, और बहुत रफ यूज़ के लिए की जाती हैं फॉर ईजी ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। मोबाइल क्रेन्स आर द वर्सटाइल एंड रिलायबल मीन्स ऑफ अ लिफ्टिंग ऑन साइट। सही है, बिल्कुल सही है। ये आपकी वर्सटाइल एंड रिलायबल मीन्स हैं जो आपकी लिफ्टिंग ऑन द साइड्स पे यूज़ की जाती हैं। जो कंस्ट्रक्शन साइट वगैरह कहीं पे भी किसी भी साइट पे सिंपली आप लिफ्टिंग वगैरह के लिए सिंपली ट्रांसपोर्टेशन पर्पज के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, डिस्ट्रक्टिव नॉन डिस्ट्रक्टिव फुल स्केल लोड और मशीनरी। यहाँ पे मैंने डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के बारे में पढ़ा है, आपको नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के बारे में पढ़ा है, एनडीटी बारे में मैंने यहीं पढ़ा है। डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के जितने मेथड हो सकते थे वो मैंने सारे आपको मटेरियल साइंस से पढ़ाए हैं, और एनडीटी का पूरा मैंने चैप्टर ही पढ़ाया है यहाँ पे लास्ट में आपको नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग करके। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन तो मैंने बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करके पढ़ाए थे, लेकिन थर्ड और फोर्थ ऑप्शन के बारे में नहीं पढ़ाया था मैंने। तो रिलेटिव था ये क्वेश्चन, आप कर सकते थे। चलिए देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट कैन बी रिस्टोर्ड इन ऑर्डर टू चेक द स्ट्रक्चरल साउंडनेस कन्फर्मेंस टू द स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड व्हेन ऑल टेस्ट आर फेल्ड। जब सारे टेस्ट फेल हो जाते हैं आपके तो फुल स्केल लोड टेस्ट यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम कोई डिस्ट्रक्टिव एनडीटी मेथड यूज़ नहीं कर सकते हैं। और ये सिंपल टेस्ट रहता है जो फुल लोड स्केल पे ही यूज़ किया जाता है, और जिसमें आपके सिंपली जब सारे टेस्ट फेल हो जाते हैं तब इसका फुल स्केल लोड का हम यूज़ करते हैं। तो ये मेरे क्वेश्चन नोट से आप रिलेटिव मान सकते हैं इसको, लेकिन ये ऑप्शंस में बिल्कुल मैंने नहीं पढ़ाया था आपको फुल स्केल लोड और मशीनरी के बारे में। 9th देखते हैं। ये क्वेश्चन तो मैंने काफ़ी हद तक आपको पूरा बता दिया था, जो आपके अदर ऑप्शन थे उनके बारे में बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर दिया था। इन द प्रिंसिपल द नेटवर्क शुड बी मेड कॉम्प्लेक्स, नो कंट्रोल सिस्टम फॉर दैट मैटर कैन ऑपरेट unless it is kept simple, unless it is kept simple, that principle is called। देखिए unless it is kept simple, CPM के बारे में मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको पढ़ाया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे आपको पूरा एक
अगर मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के नोट्स उठा के दिखाऊँ आपको, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के नोट्स मैंने प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग और नेटवर्क करके और प्रोजेक्ट कंट्रोल टूल्स, इनमें आपको पार्ट CPM बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है। यहाँ पे देखिए प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग में मैंने आपको बार चार्ट ये सारी चीज़ें पढ़ाई आपको। प्रोजेक्ट नेटवर्क में पार्ट, ये आपका पार्ट और CPM बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करके पढ़ाया था मैंने, और ये CPM के बारे में बताया था आपको यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें, और गैंट चार्ट के बारे में भी मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर दिया था। यहाँ पे ग्राफिकल इवोल्यूशन है, रिव्यू टेक्निक चार्ट है आपका, ये जो आपके सिंपली प्रोजेक्ट कंट्रोल टूल्स की तरह यूज़ करते हो। ग्राफिकल इवोल्यूशन है, रिव्यू टेक्निक मेथड है आपका, जो सिंपली हम प्रोजेक्ट इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक में यूज़ करते हैं। और ये नेटवर्क एनालिसिस के लिए यूज़ किया जाता है। गैंट पार्ट प्रोग्राम इवोल्यूशन है, रिव्यू टेक्निक मेथड है आपका, CPM क्रिटिकल पाथ मेथड है। ये तीनों ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं है जो मैंने तीनों आपको पढ़ा दिए हैं। फोर्थ आ जाता है आपका केस। ये क्या है कि स्टैंड फॉर कीप इट सिंपल स्टूपिड। इसका मतलब होता है कि इट इज़ अ डिजाइन प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन विच मोस्ट ऑफ द सिस्टम वर्क when they are keep simple rather than a more complication। मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होने चाहिए, बहुत सिंपली बनाते हैं। और इसका बिल्कुल एक सिंपल से गोल भी रहता है कि अननेसेसरी हम डिज़ाइन को बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, सिंपल करके बनाना है, और सिंपलिसिटी को ही अडोप्ट करते हुए यहाँ पे ये बनाया जाता है। और नो कंट्रोल सिस्टम फॉर फर्दर मैटर कैन ऑपरेट अनलेस इट इज़ कीप सिंपल। ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है, जिसके बारे में नहीं पढ़ाया, लेकिन अदर ऑप्शन थे उनको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया मैंने। तो ये अगर आप मेरे नोट्स पढ़ के गए होंगे तो आप ऑब्वियसली इसको सही कर पाएंगे। ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का क्वेश्चन है, वैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो किसका फॉर्म है आपका, और इसको मैं इस बार क्लियर करके बता दूंगा। कीप इट सिंपल स्टूपिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन तो मैंने वहाँ पे आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में बताना चाहिए था, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन ही प्रोजेक्ट मैनेजमेंट था, वहाँ पे मैंने ले नहीं पाया, तो यहाँ पे मैंने इसको कंसिडर कर लिया। विच इज़ द फॉलोइंग शेड्यूल शोज द स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ नेसेसरी टू कंप्लीट एन एक्टिविटी और वर्क पैकेज। स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ नेसेसरी टू कंप्लीट एन एक्टिविटी और द वर्क पैकेज, दैट इज कॉल्ड द प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग। और इससे रिलेटेड पूरा मैंने आपको एक पूरा चैप्टर पढ़ा है प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग से रिलेटेड। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट था, और ये प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग का आपका, ये देखिए प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग का आपका एक पूरा चैप्टर पढ़ा है मैंने यहाँ पे। बिल्कुल आप ये नोट्स पढ़िए आपके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग से टू एक्सेप्ट प्रोग्रामिंग। ये आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा, बताने की जरूरत नहीं है आपकी। जो बच्चों ने नोट्स पढ़े होंगे प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग के मेरे, तो आपने बिल्कुल आते ही पहले क्वेश्चन टिक कर दिया होगा। मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल, टेस्ट शेड्यूलिंग, और इन सब की जरूरत नहीं पड़ी होगी आपको। नेक्स्ट देखते हैं आपके, इसको थोड़ा अच्छे से एनालिसिस करते हैं। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, बिल्कुल मैंने कवर नहीं किया इसको, क्योंकि यहाँ पे इस तरीके से टॉपिक में रिलेटेड नहीं था ये। विद रिस्पेक्ट टू द कंडक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, परफेक्ट कंपटीशन, बात आ रही है परफेक्ट कंपटीशन रिफर टू। परफेक्ट कंपटीशन किसको रिफर करता है, परफेक्ट कंपटीशन किसको रिफर करता है? सबसे पहले देखिए, पहला ऑप्शन देखिए, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल फार्म प्रोड्यूसिंग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। इसका क्या मतलब है? अगर आपके लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल फार्म्स प्रोड्यूसिंग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, तो इसका मतलब आ रहा है कि आपकी कि लार्ज नंबर ऑफ, ये आपको एक मोनोपोली की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। तो आप जहाँ पे आपकी मोनोपोली आती है ना, वहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन की बात नहीं कर सकते, क्योंकि मोनोपोली में आपके सिंपल से आपकी यहाँ पे कंपटीशन की बात ही नहीं होती। कंपटीशन मतलब है आपके पूरे ओपन प्लेटफॉर्म, जहाँ पे आके सारे आपके जो भी आपके कस्टमर्स हैं और कंज्यूमर्स हैं आपके, और जो आपके सेलर्स हैं, वो एक प्लेटफॉर्म पे आके मिले, और हर तरीके से उनको डिफरेंट लेवल पे आके वो अपने सारे एनालिसिस करने के बाद, सारी कंपैरिजन करने के बाद भी वो खरीद सकें। तो परफेक्ट कंपटीशन में यहाँ पे मोनोपोली बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत मानूंगा मैं। कंप्लीट फ्रीडम इन इकोनॉमिक्स लाइफ एंड द एब्सेंस ऑफ द रिवेली अमंग फर्म्स। एब्सेंस ऑफ द रिवेली मतलब से मतलब है हमारा, रिवेली मतलब कंपटीशन बिटवीन टू ग्रुप्स ऑफ पीपल्स। अगर ये एब्सेंट हो गया, एब्सेंस ऑफ द, अब इनमें कंपटीशन नहीं रहा, दो ग्रुप्स के बीच में या पीपल्स के बीच में आपका कंपटीशन ही नहीं रहा बिल्कुल, तो आपका क्या मतलब है? कंपटीशन नहीं रहा मतलब ये अप्रोच कर रहे हैं आपके, ये आपकी लीड टू मोनोपोली की तरफ जा रहे हैं आपकी, ये मोनोपोली की तरफ बात कर रहे हैं। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है, परफेक्ट कंपटीशन की बात नहीं कर सकते यहाँ पे जब मोनोपोली आ रही है यहाँ पर। डी ऑप्शन और देखते हैं, सोलो प्रोड्यूसर सेलिंग अ डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट। आपका सोलो प्रोड्यूसर सेलिंग अ डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट, ये भी आपका अप्रोच कर रहा है मोनोपोली की तरफ। क्यों कर रहा है?
क्योंकि यहाँ पे सिंपली आपका सोल प्रोड्यूसर सेलिंग है डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट बेच रहा है, तो वो ये मोनोपोली वाला है। अब ये देखिए ऑप्शन सी, मैनी कंपनी सेलिंग सिमिलर प्रोडक्ट विथ फ्री एंट्री। बहुत सारी कंपनीज हैं आपकी सेलिंग सिमिलर प्रोडक्ट्स बेच रही हैं वो विथ फ्री एंट्री, कोई भी मतलब मार्केट में कोई भी एंट्री चार्जेस वगैरह या फिर इस तरीके से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे ये बात होती है आपकी फ्री कंपटीशन, किसको हम बोल सकते हैं, फ्री कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन रिफर्स टू अ सिचुएशन प्रिवेलिंग इन द मार्केट इन विच द बायर्स एंड द सेलर्स आर सो नॉमिनेटेड एंड एज वेल इन्फॉर्म्ड दैट दे आर फ्रीडम टू चॉइस। उनके पास बिल्कुल फ्रीडम ऑफ चॉइस होनी चाहिए सेलर्स की, जो आपके सेलर्स हैं उनकी और बायर्स हैं उनके पास पूरी फ्रीडम होनी चाहिए बेचने और खरीदने के लिए, तभी बात होती है आपकी परफेक्ट कंपटीशन की। ये आपके इकोनॉमिक्स का टॉपिक था जो मैंने कवर नहीं किया, और बहुत सारे टॉपिक हैं इस बार इंडियन सर्विस एग्जाम से पूछने के जो कवर नहीं हो पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये मेरा एनालिसिस था छोटा सा, मैंने बताया आपको। अब इन नोट्स में थोड़ा सा इन्हेंस करने के बाद इंडियन सर्विस एग्जामिनेशन 2019 के लिए थे, अब इंडियन सर्विस एग्जामिनेशन 2020 के लिए बढ़ाऊँगा, और इसके बाद मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक भी कवर करूँगा और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊँगा इस बार। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आज से मैं स्टार्ट करूँगा आपके स्टैंडर्ड क्वालिटी प्रैक्टिस एंड प्रोडक्शन कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस एंड सर्विसेज। ये क्वेश्चन आपको लगभग अभी समझ में नहीं आए होंगे अच्छी तरीके से, जब तक आप बहुत अच्छी तरीके से नहीं पढ़ लेंगे तब तक ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे आपको। तो पहले बहुत अच्छी तरीके से पढ़िए नोट्स को, फिर इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन को समझने की। जस्ट ये एनालिसिस था, मैंने बता दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।